समझ में आ रही बात? अपने सारे आउट ऑफ द कंट्रोल जा रहे हैं, तो माइंड में मेरा बिल्कुल वो जुकाम से ना भरे पड़े हैं, चल कोई बात फट रहे हैं सर। नहीं, झूठ बोल दे समझ में आ रहा है, है झूठ बोल दे समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, देख लियो ना बाद में। हाँ वही देख लो। तूने देखा नहीं वीडियो, रिवाइज ही करा देता हूँ, इसमें भी स्टोर हो जाएगा फिर से रिवीजन वाला, तो ये वाली वीडियो देख लियो, इसमें जल्दी जल्दी बता दूँगा। बाकी कॉपी भी दिखा देता हूँ मैं इसमें कि अब थोड़ा रिवीजन के लिए मैंने तेरे को रिवीजन यहाँ तक तो कराया था। हाँ इतना तो पता है कि जो उसके बारे में हम ये सोच रहे हैं कि इसका वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है ना। पार्टिकल और वेव नेचर के बारे में तो तुझे पता है क्या होता है। कोई अगर पार्टिकल चलते हुए जा रहा है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो जब किसी चीज़ से टकराएगा तो उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। जब इस तरह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है जिसमें एक चीज़ मूव करते हुए जा रही है तो हम बोलते हैं इसको पार्टिकल मोड से एनर्जी जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और वेव होता है जब हम कोई मीडियम है जैसे पानी है उसमें हलचल कर रहे हैं और दूर तक पानी हिलता है तो उसमें एक जगह का पानी दूसरी जगह नहीं जाता, सिर्फ वो जो उसमें जो डिस्टर्बेंस हमने पैदा की है वो एक जगह दूसरी जगह जाती है। तो जब इस तरह से एनर्जी एक जगह दूसरी जगह जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये वेव नेचर प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, ये वेव तरीके से एनर्जी जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात कॉन्सेप्ट की हो गई कि भाई वेव नेचर पार्टिकल नेचर क्या है। फिर ये क्वेश्चन आया था कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है जैसे लाइट, ये वेव है या पार्टिकल। एनर्जी तो है इसमें, तो एनर्जी ये जो लाइट में जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह एक पार्टिकल वाले वे से जाती है या फिर वेव वाले वे से जाती है, कौन से तरीके से एनर्जी जगाती है एक जगह दूसरी जगह। तो इसी को समझाने के लिए फिर अब एक एक करके पढ़ाया था। यहाँ पर पढ़ाया पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इससे पहले कि तेरे को ये पढ़ाया जाए उससे पहले यहाँ थोड़ा सा वेव बता देता, वेव क्या होता है, ठीक है। वेव कोई ऐसा डिस्टर्बेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। ऐसे ही रस्सी बांधी मैंने उसको ऐसे किया तो वो एक चलता हो जाएगा ना, उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस दूर तक, झटका ऐसे कर दिया तो हमने, तो इसको बोलते हैं वेव। वेव चल रही है एक मीडियम में और इस वेव से रिलेटेड वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको थ्रव बोलते हैं। दो क्रेस्ट के बीच में या दो थ्रव के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम इस लेटर से दिखाते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं। इसको लेंथ को बोलते हैं वेव लेंथ। यहाँ लिख दिया था, कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा, पेन दियो एक, ये रहा पेन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है। यहाँ नहीं तो वहाँ लिखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, एक वेव की लेंथ है। फ्रीक्वेंसी बताया था क्या होता है, एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल्स बनती है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल है, या एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक, या एक तरफ से दूसरे तरफ तक एक साइकिल है ये। तो एक सेकंड में कितनी साइकिल्स बन रही हैं इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होता है, कितना समय में एक साइकिल बनती है, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब इन फ्रीक्वेंसी को इस लेटर से डिनोट करते हैं, टाइम को इससे करते हैं, और ऐसा इनका एक फार्मूला है, ठीक है। अब ये वेव का बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया तो ना, अब ये समझने अब इनमें घुस जाएंगे हम कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है। पहले कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट की बात होगी जिसमें ये प्रूव होगा कि लाइट का ना पार्टिकल नेचर है, जिसमें से पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो तेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़ाया था कि एक घटना है जिसमें हम क्या देखते हैं, किसी मेटल की सरफेस पर जब लाइट पड़ती है ना एक खास एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इस घटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंग्लिश में ये डेफिनेशन है, लिख दी थी, अ फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज रेडिएशन ऑफ एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉल ओवर द सरफेस ऑफ मेटल। तो हर मेटल सरफेस जिस भी एटम से बना है उस एटम के हिसाब से एक मिनिमम एनर्जी होती है, जिससे ज़्यादा एनर्जी अगर पड़ेगी उस पर तो उसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। उस मिनिमम एनर्जी का नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। मान ले 10 जूल है तो 10 जूल से ज़्यादा एनर्जी जब भी पड़ेगी ना उस मेटल पे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका, ठीक है। अच्छा, इस वाले इफ़ेक्ट को थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि ये तेरे को अल्टीमेटली ये प्रूफ करने के लिए पढ़ा रहे हैं ना कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, तो ये
समझाने के लिए एक थ्योरी और पता होनी चाहिए आदमी को, उसको बोलते हैं प्लैंक्स थ्योरी। ठीक है, ये बीच में यहाँ लिखी है। ये थ्योरी ये बस इतना बोलती है कि जो एनर्जी होती है ना 1 सेकंड में जो किसी भी रेडिएशन से आती है, उसका ये फॉर्मूला है। अब सब कुछ नहीं बता रहा मैं इसमें, रिवाइज करा रहा हूँ ना। ये एच प्लैंक कांस्टेंट है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये बंदा थोड़ा सा ऐसा मान के चल रहा है कि ना लाइट एक वेव की तरह आ रही है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम उसको ना एक, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा है, लेकिन उसको फ्रीक्वेंसी के ना ऐसे भी मतलब समझ सकता है, कोई चीज़ ऐसे रिपीट हो रही है, तब उसमें कोई मीडियम नहीं है, बस रिपीटेशन है। तो उस तरह से फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, कितनी बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, तो कितनी बार एनर्जी आ रही होगी वगैरह। तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी रेडिएशन की आ रही है, उसका ये फॉर्मूला है भाई। फ्रीक्वेंसी रखो, एच रखो और एनर्जी पता लग जाएगी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तुझे नीचे लास्ट में बता रखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी, मतलब 2-3 बातें पता होनी चाहिए इसको समझने के लिए। तो उसमें से एक तो ये हो गया, दूसरा है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या क्या हो सकती है। देख, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना, वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर है, किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, और जब ज़ीरो है तो मतलब एटम के बाहर है और रेस्ट पे है, किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ भी नहीं घूम रहा, कहीं मूव करके जा भी नहीं रहा, तो ज़ीरो मानेंगे उसे, फ्री इलेक्ट्रॉन है ये। और जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर है और मूव कर रहा है विथ सम काइनेटिक एनर्जी, तो हम बोलेंगे उसकी एनर्जी पॉजिटिव है। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये बात समझने के बाद आगे बढ़ जा। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन शुरू हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, समझा रहा था ये पूरा सेटअप है इसका, ये मेटल है, लगा दी वाली, यहाँ से रेडिएशन लगाई और फिर इसको छोड़ा, अलग अलग कलर की लाइट डाली, और यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई हमने क्या ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, जो भी मैं एनर्जी दूंगा वो एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होगी, इस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और बची हुई काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। सपोज़ किसी मेटल के लिए ये 10 है और मैंने 12 दी, तो 10 तो एटम से निकालने में खर्च हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्टेट में है ना, तो ज़ीरो में लाना है पहले तो उसको, फिर मूव करेगा तो बाहर आएगा ना, तो ज़ीरो में लाने में इतनी खर्च हो गई, बची हुई एनर्जी काइनेटिक में चली गई और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसका क्या मतलब है यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसी फार्मूले को थोड़ा और करते करते जैसे प्लैंक का फार्मूला लगा दिया, एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वाली को एच न्यू नॉट लिख दिया। थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी है इस फार्मूले के हिसाब से, हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। अच्छा, और फिर बस इसको इस तरफ ले गए, एच कॉमन किया, यहाँ काइनेटिक एनर्जी बच गई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। मान ली इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की स्पीड। ठीक है, 2 इधर ले गए, m नीचे चला गया है ना, ऐसे आ गया, और वेलोसिटी निकालने के लिए स्क्वायर रूट कर लिया, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग गिव यू दी वेलोसिटी ऑफ वो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है। ठीक है, इसमें ये कैसे प्रूव हुआ कि पार्टिकल नेचर है, तो ये भी मैंने बताया था कि ऐसे प्रूव हो रहा है पार्टिकल नेचर है कि हम ये देखते हैं कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ये पता लगता है कि भाई यहाँ से ना कुछ ऐसे पार्टिकल आ रहे हैं जो एक पार्टिकल का इंटरेक्शन एक इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। सारे जो ऑब्जर्वेशन आए वो इस तरफ इशारा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी ना कण जैसी चीज़ से टकरा रहा है, क्योंकि जो जो प्रॉपर्टीज़ आ रही है वो तभी हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन ऐसी चीज़ से टकरा रहा हो जो एक एक पार्टिकल करके आ रही है। ठीक है, अब मैं दोबारा उसको समझाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा फिर उसमें। ठीक है, उसके लिए वो पढ़ लियो पर डिटेल वाली जहाँ पढ़ ली मैंने। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, ये एक दूसरा फिनोमेना है, ये भी ये प्रूफ करता है कि लाइट का क्या नेचर है, पार्टिकल नेचर है। इसके लिए मैंने बताया था इसमें एक मैथमेटिकल एक तरह से मतलब निकलता है इसका जब हम कोई भी चीज़ को हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उससे जो कलर चेंज होता है उसमें, उसका जब हम एक रीडिंग लेके अगर ग्राफ बनाएगा तो कुछ ऐसा बन जाता है वो। और ये ग्राफ मिलता जुलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। कई एग्जांपल दिए थे तुझे,
तो हमने बोला ये भी शायद एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्वांटिटी होती है वो कुछ इंडिविजुअल डिस्क्रीट में बटी होती है, तो इसका मतलब लाइट डिस्क्रीट चीज़ों से बनी है। जोड़ने में उतना टाइम नहीं लगता, जोड़ दूंगा। कितने थे 80। वेव नेचर की बात हो रही थी। वेव नेचर के बारे में ना तेरे को सच बताऊं, मैंने कुछ नहीं बताया था, बस इतना बताया था कि 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिनमें ये प्रूव होता है कि लाइट का वेव नेचर है। उसमें से एक है इंटरफेरेंस और एक है डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की जो गहराई है उसमें नहीं गए थे हम लोग, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक की थोड़ी सी में गए थे, इसमें नहीं गए थे। लेकिन मैंने बोला मान ले मेरी बात, आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ेंगे जिसमें ये आएंगे और वहाँ प्रूव होगा कि लाइट का वेव नेचर है। अभी तो तुझे वेव के बारे में भी नहीं पता ना। अभी मैं 11th क्लास को वेव पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 11th उसमें वेव की वीडियो भी बनाऊँगा। तो उसमें वेव, तेरे पास सभी वेव आने में बहुत टाइम है, ठीक है, वैसे पढ़ाने में तेरा, लेकिन वेव का चैप्टर उसमें होगा बाद में, तो उसमें देख लूँगा, मैं तेरे को शेयर कर दूँगा। तो यहाँ तक जो है ना ये हो गया कि लाइट का वेव नेचर है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। कुछ बातों से ऐसा लगता है वेव है, कुछ बातों से ऐसा लगता है पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ तक ये कन्फ्यूजन चल रहा है। फिर उसके बाद आता है ये भाई साहब जिसका नाम है डी ब्रॉगली। हाइपोथेसिस दी इसने, क्या दी कि हर जो चीज़ जिसका मास है वो जब मूव करती है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है। मतलब हर चीज़ वेव भी है और मास है तो पार्टिकल भी है, ये बोल रहा है हर चीज़। और कहता है उस चीज़ का जो वेवलेंथ है तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई मोमेंटम। मोमेंटम होता है क्या, p, या मास इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम। तो इसको थोड़ा सा ना मैं तेरे को समझाने के लिए क्या किया था, मैंने 1-2 इलस्ट्रेशन किए थे। पहले मैंने बताया था मैंने अपने लिए, मैंने अपना मास रखा और मैंने अपनी वेवलेंथ निकाली तो आई 10 की पावर -35। मैंने बोला ये तो बहुत छोटा है, इसका मतलब मेरी जैसी चीज़ की वेव ना के बराबर है, बोलना ही नहीं चाहिए है। फिर हमने इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, तो इलेक्ट्रॉन की माइक्रोमीटर में आई थी। फिर हमने बोला था अरे इतनी बड़ी चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, तो यानी इलेक्ट्रॉन एक वेव जैसा तो हमें लग सकता है लेकिन हम नहीं लगेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा वेव नेचर नहीं है, हर चीज़ का है। बड़े बड़े मास का वेव नेचर ना के बराबर होता है, इसलिए वो पार्टिकल जैसी ही सिर्फ अपीयर होती है। जो छोटी छोटी चीज़ें इनका मास बहुत कम है वो चीज़ें वेव की तरह भी अपीयर होती हैं। तो लाइट भी ऐसी ही चीज़ है। तो यहाँ से थोड़ी सी बात जो है ना वो क्लियर हो रही है कि हाँ अच्छा दोनों एक ही चीज़ है, तब थोड़ा रिलेशन बन रहा है, वरना अभी तक लग रहा था ये है कि वो है। इसके बाद ना एक चीज़ और पढ़ाई जा रही है, यहाँ एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसके लिए मैंने तुझे बताया था भाई, एक मान ले कंटेनर है, उसके अंदर हमने लाइट डाली, वाइट लाइट सूरज की लाइट। ये एक बीच में प्रिज्म रखा है, प्रिज्म के अंदर से जब लाइट गुजरती है ना तो स्पेक्ट्रम में ब्रेक हो जाती है, रेड से लेके वायलेट तक का एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बन जाता है। अगर मैं इस लाइट को डायरेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट पे बना लूँ, मतलब एक प्लेट होती है इस पे लाइट का इंप्रेशन बढ़ जाता है, तो ऐसा एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बन जाता है। मतलब यहाँ रेड से लेके वायलेट तक लाइट होगी, कोई बीच में गैप नहीं होगा, शेड थोड़े करके बदल रहे होंगे। यहाँ कोई बुक होती तो मैं दिखा देता, लेकिन चल बाद में दिखा दूँगा। तो इसमें से जब लाइट गई तो बनना ऐसा चाहिए था, लेकिन जाने के बाद लाइट का ये ऐसा पैटर्न बना, ऐसा ही था बिल्कुल, लेकिन बीच बीच में ना काले रंग की लाइनें थी। तो किसने मतलब निकाला कि भाई शायद इस गैस ने इन लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो स्पेक्ट्रम है एब्जॉर्प्शन के बाद बना, इसलिए स्पेक्ट्रम का नाम पड़ा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बिना एब्जॉर्ब करेगा नाम है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कोई लाइट कुछ एब्जॉर्ब कर ले कोई गैस, तो बची हुई लाइट का को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब मैंने सैंपल को यहाँ से हटा दिया और फोटोग्राफिक प्लेट के पास रखा। अब लाइट जो है जो इसने एब्जॉर्ब की थी ना वो एमिट करने लगी है। तो ये जो स्पेक्ट्रम बना इसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, तो इस तरीके से मैंने तेरे को एप्लीकेशन बताया था, मतलब जैसे हमें कैसे पता सूरज हाइड्रोजन से बना है, तो सूरज की लाइट का स्पेक्ट्रम फाइंड किया हमने। ये जो स्पेक्ट्रम होता है यहाँ जो गैस है ना उसका लिए यूनिक होता है, मतलब हाइड्रोजन का जैसा है वैसा हीलियम का नहीं होगा, मतलब फिंगरप्रिंट की तरह है ये, हर एलिमेंट का यूनिक है। तो कोई लाइट आ रही है हमारे पास तो हम उसको स्पेक्ट्रम फाइंड करके चेक कर सकते हैं कि वो लाइट जहाँ से आ रही है वहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट रहे होंगे।
तो ये एक तकनीक भी है। यहाँ पर ये जो बता रहा है, ये नील्स बोर के मॉडल से समझ में आ सकता है ना कि ये जो लाइट गायब हुई सिर्फ यही क्यों गायब हुई, सारी क्यों नहीं गायब हुई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं भी तो रह नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ कहाँ रह सकता है? सर्टेन एनर्जी लेवल में, और सर्टेन एनर्जी लेवल में जाने के लिए कुछ अमाउंट एनर्जी चाहिए, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन लेगा और कोई लेगा ही नहीं। तो सिर्फ वो एनर्जी ले ली उसने जो उसको चाहिए थी एक स्टेबल से दूसरे स्टेबल में जाने के लिए, सारी की जरूरत ही नहीं है। एक चीज़ और होती है, वेव नंबर बोलते हैं। वेव नंबर का फॉर्मूला 1/λ होता है। वेव नंबर का ना रिलेशनशिप है ये किसका, कौन फाइनल इनिशियल का मतलब कौन से शेल से आ रही है, किस शेल में जा रही है, वही नील्स बोर वाले शेल। ये कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट, उसकी ये वैल्यू है। तो इससे हम वेव नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। वेव नंबर निकाल के लैम्डा निकाल सकते हैं, ठीक है। लैम्डा निकाल के बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ तक तुझे पढ़ाया था, ठीक है, यहीं तक पढ़ाया और अभी इसके आगे नहीं पढ़ाया। कुछ और है, दोबारा बताऊँ ऐसे कोई बात? 16 तारीख है ना आज। बुक तो नहीं है ना हमारे पास इसकी? ये PDF निकालूं? नहीं, निकालने की जरूरत नहीं है नहीं ना अपने पास, रहने दे, देख इधर। ये जो पढ़ा है लास्ट में, इसको थोड़ा स्टडी किया गया इन स्पेक्ट्रम्स को। तो क्या देखें कि उसको स्टडी को मैं तेरे को समझा रहा हूँ अभी। इलेक्ट्रॉन जो है वो मिनिमम से मिनिमम हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है, n = 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। सपोज ये लाइन 1 है, तो यह तो गो असल में ऐसा है, लेकिन हम लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली शेल, ये वाली दूसरी शेल, ऐसी तीसरी शेल, चौथी शेल, पांचवी, छठी, ऐसे करते चले जाएगा तो शेल ही शेल है, अनंत तक है। एटम कहीं तक भी हो सकता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चलता रहेगा, ठीक है। ये जो चीज़ है, क्या चीज़ है? एमिशन स्पेक्ट्रम। ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, इससे जो लाइट है वो सपोज कर कि ना इलेक्ट्रॉन 2 में चला गया था। हो सकता है ना किसी ने लाइट एब्जॉर्ब करी हो, 1 से 2 में चला गया हो। सपोज इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहाँ था? ग्राउंड शेल, यहाँ था, फर्स्ट में था। तो किसी ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके 2 में गया होगा, किसी को ज़्यादा मिल गई होगी तो 3 में भी चला गया होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं किस में? 1 में, एक्साइटेड स्टेट से वापस आ रहे हैं नॉर्मल स्टेट में। यहाँ अब लाइट नहीं बढ़ रही, तो इलेक्ट्रॉन जो 2 में होगा वो 1 में आ जाएगा, ठीक है। जो 3 में होगा उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो वो 2 में आए पहले, या फिर 2 से 1 में आए, या डायरेक्ट 1 में आए। तो सपोज मैं डायरेक्ट वाला ले रहा हूँ, डायरेक्ट 3 से 1 में आ गया, या डायरेक्ट 4 से 1 में आ गया। 4 वाले के पास कई तरीके थे। 4 वाला हो सकता था पहले 3 में आता, फिर 2 में आता, फिर 1 में आता, या पहले 2 में आता फिर 1 में आता।
या और किसी तरीके से, लेकिन हम यहाँ इमेजिन कर रहे हैं सीधा इसमें आ गया हो, या मान ले किसी से भी आ रहा है 1 में, ठीक है। और जो लाइट निकल रही है, ठीक है, जो इसमें से लाइट निकल रही है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में तो एनर्जी एमिट करते हैं, है ना। तो जो एनर्जी एमिट कर रहा है, ये एनर्जी जो है ये होती है इंफ्रारेड। इसको IR बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। और इसका नाम है लेमन सीरीज। इस लाइट का जब स्पेक्ट्रम बनाएगा तो स्पेक्ट्रम की जो लाइनें हैं, लाइनों का एक नाम रखा हुआ है, उसका नाम है लेमन सीरीज, ठीक है। इसमें n इनिशियली क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और कुछ भी हो सकती है ना। और फाइनली लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 1 में आता है, ठीक है। तो जो ये फॉर्मूला है वेव नंबर वाला, वो अगर मैं लिखूंगा इसके लिए तो n फाइनल की जगह तो लिख देता हूँ n बस 1/n माइनस n इनिशियल। n इनिशियल की जगह n इनिशियल की जगह n लिख देता हूँ। n फाइनल तो 1 है ना, 1 लास्ट में तो 1 में आएगा, माइनस n किसी भी n से आ रहा है, 1/1 1 होता है। तो वेव नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए 1 माइनस 1/n, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इस सीक्वेंस के लिए जब इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा है। इन लाइंस का नाम जो बनेंगी स्पेक्ट्रम पर, नाम होगा उसका लेमन सीरीज। अच्छा, दूसरा इमेजिन सोच कि इलेक्ट्रॉन 3 में है और 2 में आ रहा है, 3 से 2 में आ रहा है, या 4 से 2 में आ रहा है, या 5 से 2 में आ रहा है, या किसी से भी किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है। इसको बोलते हैं, ये विजिबल होती है, दिखाई देती है हमें, मतलब ये वो लाइट है जो ये दिखाई देने वाली लाइट है, लाल, नीली, नीली, हरी, विबग्योर पूरा। विबग्योर पता तो ये क्या होता है, विबग्योर, विबग्योर। वी का मतलब है वायलेट, आई का मतलब है इंडिगो, बी का मतलब है ब्लू, जी का मतलब है ग्रीन, वाई का मतलब है येलो, ओ का मतलब है ऑरेंज और आर का मतलब है रेड, ठीक है। ये वो सारे कलर हैं जिसमें जो वाइट लाइट में होते हैं। वाइट लाइट जो है वो बनी हुई है इन सब लाइटों से। खैर ये कलर जो है जो हमें दिखाई देते हैं। वायलेट मतलब होता है बैंगनी कलर, पर्पल कलर। इंडिगो मतलब होता है बिल्कुल गहरा नीला, वो जो नील का कलर होता है। ब्लू का मतलब होता है वो ब्लू, नॉर्मल ब्लू, नील से थोड़ा कम ब्लू होता है वो, स्काई ब्लू जैसा कलर। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब कलर वाइट लाइट में होते हैं। वाइट लाइट जैसे इंद्रधनुष जब बनता है ना, तो पानी की बूंदें इन लाइट को अलग कर देती हैं। इस घटना को डिस्पर्जन बोलते हैं। हम भी यहाँ पर प्रिज्म की हेल्प से पहले यही बना रहे हैं, फिर उस लाइट को डाल रहे हैं, ठीक है। इस समय जो कलर निकलते हैं वो सब विजिबल होते हैं, मतलब ये सब हैं, इनको हम देख सकते हैं। इनको देख नहीं सकते थे, इनको सिर्फ तो फोटोग्राफिक प्लेट पे लाइन बना के रीडिंग ले सकता है, लेकिन इसको तो देख भी सकता है। इसका नाम रखा गया बाल्मर सीरीज।
अब सीरीज़ वर्ड नहीं लिखूँगा, जगह नहीं बचेगी सीरीज़ लिखने की, लेकिन सीरीज़ सब में है। इसकी जब जो लाइनें बनी होंगी उन लाइंस के सेट का नाम है बाल्मर। ऐसे ही अब इसके लिए भी फार्मूला लिख सकता हूँ मैं, बाल्मर के लिए, है ना। अब यहाँ लिख देता हूँ बाल्मर के लिए तो फार्मूला लिख सकता है। फाइनली n जो है वो 2 है। इनिशियली वो कहीं से भी आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है और किसी भी n से आ सकता है। तो जो वेव नंबर है वो रेडबर्ग कांस्टेंट एंड फाइनल क्या 2, तो 1/2 माइनस 1/n। देखिए फॉर्मूले में चेक करना पड़ेगा कहीं n स्क्वायर तो नहीं होता। इसे मैंने खुद लिख दिया था, इसलिए बुक मांग रहा था मैं चेक करने के लिए। अगर होगा तो स्क्वायर लगा देंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, और ये बाल्मर सीरीज़ है, दिखाई देता है। ऐसे आगे भी किया गया, मान ली चौथे से तीसरे में आ रहा है, पहले 5वें से आ रहा है या 6ठे से आ रहा है या किसी से भी आ रहा है। ये जो होती है ये अल्ट्रा वायलेट, ये मैंने ये गड़बड़ कर दी, ये इंफ्रारेड नहीं होती, ये अल्ट्रा वायलेट होती है। ये होती है इंफ्रारेड, ठीक है। इसके बाद सारी इंफ्रारेड ही होती हैं। इसको बोलेंगे लेमन, बाल्मर, पोस्चन। और मान ले 5th वाले में आ रहा है, 4th वाले में आ रहा है किसी से ब्रैकेट। तो बाल्मर में क्या होता है ये है। अब उसके बाद जो पोस्चन है उसमें n फाइनल तीसरी है, n इनिशियल कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 6, 7, यहाँ से शुरू होके n तक कुछ भी हो सकता है। इसका भी ये फार्मूला लिख सकता है ना। अच्छा, फिर ब्रैकेट है, और लास्ट में प्यूफंड है। इसमें n फाइनल 4, n इनिशियल 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, और इसमें n फाइनल 5 और n इनिशियल 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। ये सब बंदे कौन है, ये बंदों का नाम है, ठीक है। बाल्मर, लेमन, पोस्चन, ये सब ना नील बोर के स्टूडेंट थे। एक्चुअली में नील बोर का ही मॉडल थोड़ा प्रूव हो रहा है इसमें स्पेक्ट्रम में, है ना, कि कुछ स्पेसिफिक कलर की लाइट आना जाना, ये सब तो नील्स बोर नहीं बोला था ना भाई, इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी छोड़ेगा, जाएगा तो लेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव कर रहे हैं इनको, तो इन्हीं के नाम पे ये सीरीज़ के नाम रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोर का मॉडल एकदम सही है, कोई गलती नहीं है उसमें, कोई गड़बड़ नहीं है। तो अब पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। इससे पहले जो है मैं एमिशन, ये तेरे सारे स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ रहा है तो ये फार्मूला है, इसको लेमन सीरीज़ बोलते हैं। और अगर सेकंड में आ रहा है तो इसको विजिबल लाइट है सारी, इसको बाल्मर सीरीज़ बोलेंगे। और अगर इसमें आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, तो इसको इंफ्रारेड होती है, ये दिखाई नहीं देती है हमें, ये भी इंफ्रारेड है। इसके बाद सारी इंफ्रारेड है, ठीक है। अच्छा, और इसका जो फार्मूला बना रहे हैं वेव नंबर का, ये इन सब का मैंने बना के दिखाया। क्वेश्चन आएंगे कई बार तो लिखना होता है, क्वेश्चन करने होते हैं, उसके लिख दिया है। बाकी विजिबल लाइट का यहाँ लिख दिया, कौन कौन से कलर होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बोर के मॉडल को ही वेरीफाई कर रही है। ये हाइड्रोजन की स्टडी है, समझ ले, हाइड्रोजन के लिए किया जा रहा था ये। बोर का पूरा मॉडल हाइड्रोजन पर फोकस्ड है, ठीक है।
अब बोर के मॉडल की लिमिटेशन क्या है? क्या टाइम हो गया? ये लिमिटेशन करके आज ख़त्म कर देंगे इसको। क्वांटम बच जाएगी, फिर हमारी अगली वाली क्लास में क्वांटम पढ़ लेंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगली वाली क्लास में नहीं ख़त्म होगा, जब क्वांटम ख़त्म होगा तब चैप्टर ख़त्म होगा। लेकिन कहने मतलब इतिहास की बातें ख़त्म होने वाली है, मेन बात आने वाली है। क्वांटम में जो पढ़ना है वो सीख के आगे बढ़ना है, ये सब बाकी सब इतिहास था, ठीक है। तो लेकिन समझ नहीं आता वो सब कुछ अगर जब तक ये ना पढ़ो। तो लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल है ये सब जो अभी आप पढ़ेंगे उसमें। पहली बात है कि बोर कहता है कि ना, बोर का मॉडल ये कहता है, उसका पोस्टुलेट कि ना एक सर्टन एनर्जी लेवल है ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन हमेशा होगा, उसकी बिल्कुल एक एग्जैक्ट रेडियस तक बता देता है। जबकि ना एक प्रिंसिपल है, उसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल अभी बताऊंगा, लेकिन इस प्रिंसिपल के हिसाब से भाई तू किसी भी चीज़ की ऐसे पोजीशन एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। तो वो सर्टेन एनर्जी लेवल एक एग्जैक्ट पोजीशन पे बन रहा है, ऐसे कैसे बताया नहीं जा सकता, तो क्यों बता रहा है, कैसे बता रहा है। अभी ये प्रिंसिपल पढ़ेगा तो पता लगेगा ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है, सच में ऐसा समझाऊंगा तो। अच्छा, तो और एक कमी इसकी ये है, ये जो स्पेक्ट्रम है, जो ये लाइन वाला, इसको हमने फाइंड किया, लाइनें आई, ठीक है, सारा समझ भी आ गया इस तरीके से बोर के मॉडल से। लेकिन इसी स्पेक्ट्रम को ना हमने मैग्नेटिक फील्ड में फाइंड किया। मतलब ये जो सैंपल है ना, इसके ऊपर नीचे हमने नॉर्थ साउथ पोल लगा दिए या चार्ज लगा दिया। तो हमने देखा जब ये हम मैग्नेटिक फील्ड या ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो ये जो लाइनें हैं ना, ये स्प्लिट हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, एक की जगह दो दो लाइनें आ जाती हैं। बोर के मॉडल में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। और एक जीमन्स इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर मैग्नेटिक फील्ड। कहने मतलब जो पहले एक लाइन आ रही थी, जब मैग्नेटिक फील्ड में हमने यही स्पेक्ट्रम फाइंड करने की कोशिश की, तो ना इसकी जगह पर ना पास में से दो दो लाइनें आ गई। अब ऐसा क्यों हुआ, यह हमें बोर का मॉडल में समझ नहीं आता। दोनों में सेम ही चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले इफेक्ट का नाम है स्टार्क इफेक्ट और जीमन वाले का, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको वो किया होगा ना, इन्वेंट किया होगा। तो जीमन्स इफेक्ट, तो बोर मॉडल ये नहीं समझा पाता। बोर postulate could not explain these effect। दूसरा है कि भाई ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है, ये भी लिख सकता है कोई कमी तो। अब उसके बाद जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, या फिर तो बोल सकता है कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत है।
तो